सीलियक डिजीज यानी गंदुम से एलर्जी, ये पूरी दुनिया में मिलियंस के तादाद में लोग इस बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन ये डिज़ीज़ जेनेटिकल डिज़ीज़ है जो मदर फादर के जीन से ट्रांसफ़र होती है और ये नेचुरल एक किस्म की गंदुम से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है। इसकी सबसे पहले डायग्नोस या इसकी जो दरियाफ्त या इसकी डिस्कवरी जो हुई थी, ये तकरीबन फर्स्ट सेंचुरी के अवाइली दौर में हुई थी, लेकिन ये डिज़ीज़ जो है इंसान के इर्तिका से, जब से ये दुनिया बनी है तब से ये दुनिया में है। और इसका जो पहली जो डायग्नोस जो हिस्ट्री बताती है कि यूनान का एक डॉक्टर तबीब या कोई वैद्य था जिसका नाम था डॉक्टर अरिटास कैफिडोशिया, जिसने इसको दरियाफ्त किया। इसने इसका नाम रखा कीलिया, यूनानी वर्ड है कीलिया, जिसका मतलब है एब्डामिन या पेट। तो उसने पेट की प्रॉब्लम की वजह से इसका नाम रख दिया। इस डिजीज़ में जो होता है ये जेनेटिकल इशू है, जिसके बारे में अब हम बता चुके हैं। पूरी दुनिया में मिलियंस के तादाद में लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसमें लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस न होने के बराबर है, लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि ये डिज़ीज़ जो है दुनिया में 1% यानी 100 लोगों में से अगर आप 100 लोग हो उनमें से एक बंदे को ये डिज़ीज़ होती है। तो ये 1% जो है इस डिज़ीज़ का पूरी दुनिया में मौजूदगी है। ये डिज़ीज़ होती क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ गंदुम और जौ से एलर्जी होती है, या वो चीज़ें जो ग्लूटेन जिसमें पाया जाता है। ग्लूटेन एक खाने पीने का जुज़ है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम खाना हज़म होता है तो हमारा हाजमे का निज़ाम जो है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा, या छोटी आंत जिसको बोलें, सबसे ज़्यादा हाजमे का सिस्टम या सबसे ज़्यादा खाना हज़म वहीं होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो ग्लूटेन से एलर्जी होती है उसमें, और वो गंदुम, जौ या ग्लूटेन वाली चीज़ें जब बॉडी में जाती हैं तो उनको हज़म नहीं करते। जबकि ये चीज़ें हम इसको इतना पब्लिक में आम है डिजीज़, लेकिन हमें या इसके बारे में पता नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है, कुछ लोगों को सीवियर होती है, कुछ लोगों को इतनी सीवियरिटी नहीं होती, तो वो खाना खा लेते हैं, फिर वो तकलीफ़ छोटी मोटी होती है, बर्दाश्त करते रहते हैं। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसमें खाना सही हज़म नहीं होता, तो जिस्म को प्रॉपर एनर्जी जो बॉडी में जानी चाहिए वो नहीं होती। फिर कुछ लोग जो है बॉडी के स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये है इसी टाइप का बनी हुई स्ट्रक्चर इसकी, या रहता ही बीमार है, या उसको ये है, हालांकि उनको इसके बारे में डायग्नोज होती नहीं। पाकिस्तान में जो है हमारे इन कंट्रीज़ में बहुत कम लोगों में ये चीज़ डायग्नोज होती है। बहुत बड़ी मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो पता चलता है। कुछ लोगों को 15 साल की उम्र में डायग्नोस होती है, किसी को 20, 35, 30 साल की उम्र में, किसी को 50 साल की उम्र तक डायग्नोस नहीं होती, और वो इस चीज़ को लेके फिरते हैं। लोग समझते हैं कि ये कमज़ोर है, इसकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। हालांकि अगर हमें अवेयरनेस हो तो ये जैसे बच्चा मदर फीड से वीनिंग डाइट यानी हम जो खाना कराना शुरू कर देते हैं बच्चे को, तब से ये डिज़ीज़ डायग्नोस हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप बच्चे को वीनिंग डाइट पे लाते हो तो ज़्यादातर तो गंदुम और जौ का इस्तेमाल होता है, तो उसमें बच्चे को खाना हज़म नहीं होता, या बार बार मोशन करता है, या उसको वेट लॉस होता है, या उसमें खून की कमी होती है। काफ़ी लोग लाइफ टाइम जो है खून लगवाते रहते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखते, इसके बारे में पता नहीं रखते। इस जदीद दौर में भी लोग इस तरीके से इस चीज़ से नाआशना है या बेखबर है। सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चले कि ये डिजीज़ है? इसके सिम्टम्स में सबसे पहले वेट लॉस है, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन खाना सही हज़म नहीं करता, और हमारे यहाँ पे दो है ही गंदुम की चीज़ों का इस्तेमाल, तो जब खाना हज़म प्रॉपर नहीं होता तो उसका वज़न कम रहता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डायरिया, काफ़ी लोगों को ज़्यादातर जो है बड़े अरसे तक मोशन रहते हैं, और वो खाना खाते हैं तो वो अनडाइजेस्टेड खाना जो है वो मोशन के ज़रिए निकल जाता है और बॉडी को एनर्जी मिलती नहीं है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म रहती है,
और वो 10 दिन 15 दिन तक वो वॉशरूम नहीं जाते। और कुछ लोगों में एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहती है, पेट फूला हुआ रहता है। कुछ लोगों में एनीमिक होते हैं, खून की कमी हो जाती है क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से खून बनता नहीं है। कुछ लोगों में जो है एब्डोमिनल पेन या गैस्ट्रिक पेन रहता है, मैदा खराब रहता है, आए दिन पेट में दर्द रहता है। कुछ लोगों को रिपीटेड इलनेस रहती है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर ना होने की वजह से, डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से वो छोटी छोटी डिजीज़ उनको बार बार लगती रहती हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसकी डायग्नोज कैसे हो? इसकी डायग्नोज दो चीज़ों से होती है। एक ब्लड से होती है, जो कि हम ब्लड का सैंपल देते हैं तो उसमें TTG IgA टेस्ट होता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइज IgA। ये एक ब्लड का टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि इसको सीलिएक डिजीज़ है। और या तो फिर एंडोस्कोपी करके स्मॉल इंटेस्टाइन का टिश्यू लिया जाता है और लैब टेस्ट में पता चल जाता है कि इसको सीलिएक डिजीज़ है। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिन लोगों को डायग्नोस नहीं होता तो फिर वो खून की कमी है तो उसकी ट्रीट करते हैं, यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जिस चीज़ का प्रॉब्लम आता है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है या कॉन्स्टिपेशन है, तो उस चीज़ को हम ट्रीट करते हैं। लेकिन असल इनकी ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली प्रिवेंशन। सिर्फ परहेज करें किस चीज़ से? वो चीज़ें जिसमें ग्लूटिन पाया जाता है। ग्लूटिन किस में है? ज़्यादातर हमारे जो खाने पीने की चीज़ों में, गंदम और जौ में ग्लूटिन होता है। इन चीज़ों से परहेज करें तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है और आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। उसके बाद है कौन सी चीज़ें जो है सीलिएक डिजीज़ का पेशेंट खा सकता है, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम होती है, ये डिजीज़ छोड़ती नहीं है। कुछ लोगों को वक्त के साथ साथ आगे चल के एलर्जी का जो है कम हो जाती है, लेकिन ये चीज़ वैसे ख़त्म नहीं होती, ये लाइफ टाइम होता है। तो इसमें खाने पीने की चीज़ें क्या ले सकता है पेशेंट? सीलिएक डिजीज़ का मरीज़ सब चीज़ें ले सकता है। हर किस्म का फल, हर किस्म की सब्ज़ी, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, दालें, बेसन की रोटी, चावल, चावल की रोटी, हर किस्म की चीज़ ले सकता है, सवाए उसके कि जिसमें ग्लूटिन न हो। उसके बाद किन चीज़ों से अवॉइड करें? सबसे पहले तो गंदम से बनी हुई चीज़ें, गंदम की रोटी, जौ से बनी हुई चीज़ें, जौ की रोटी, और उसके अलावा समोसे, पकोड़े, पापे, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज़ और कुछ ऐसी टॉफ़ियाँ हैं जिनमें ग्लूटिन होता है, या वो जो डब्बे में आजकल चीज़ें आती हैं, टन पैक जो चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसमें अगर ग्लूटिन है तो वो नहीं ले सकता। उसके बाद है इनकी प्रिवेंशन कितने कदर होनी चाहिए, सख्त परहेज़ होनी चाहिए या क्या? इसकी प्रिवेंशन सख्त होनी चाहिए। इसकी परहेज़ के बारे में ये बताया गया है कि अगर आप बाजरे का आटा, मकई का आटा आप किस चक्की से जब पिसवाते हो तो सबसे पहले जिस चक्की में गंदम पिसी गई है उसको वॉश आउट करवाना चाहिए, उसके बाद उसमें पिसना चाहिए। इतने कदर परहेज़ का बोला गया है। दूसरा ये है कि मार्केट में जो भी टन पैक चीज़ें आती हैं, डब्बे में बनी हुई पैकिंग में चीज़ें आजकल आ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको सबसे पहले वो पढ़ लेना चाहिए। अगर उसमें ग्लूटिन है तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो परहेज़ का अंदाज़ा हो गया कि आपको बाजरे का, मकई का या किस चीज़ का आटा आपने लेना है तो चक्की वाले को बताना है कि मुझे जो गंदम से साफ कर, गंदम की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद फिर ये जो है पिसना चाहिए, और उसके बाद ग्लूटिन से फ्री डाइट वाली चीज़ें लेनी चाहिए। सीलिएक डिजीज़ के मरीज़ एक आम इंसान से भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सवाए इसके कि उनको इन चीज़ों से परहेज़ करनी होगी जिन चीज़ों में ग्लूटिन होता है। अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि दुनिया में मिलियंस के तादाद में ये पेशेंट्स हैं, लेकिन उनको इस डिजीज़ से बचने का और कोई तरीका नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ है।